नमस्कार दोस्तों, लिटिल बच्चन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जल मतलब वाटर, है ना। कल पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से पढ़ा था। मेरे आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आए। और पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों इस टॉपिक के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जो अध्याय के अंत के जो प्रश्न है उन्हें आराम से आसानी से बना सकते हैं। ये जो टॉपिक के बीच में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था वेपर, इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन। वेपर हमें पता था, जो पानी गर्म होकर भाप बनता है उसको वेपर कहते हैं। पानी गर्म होकर भाप बनने की जो प्रक्रिया है उसको इवेपोरेशन मतलब वाष्पन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वाष्पन। वाष्पन क्या है? एक प्रक्रिया है, वेपर बनने की प्रक्रिया है। वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी के वाष्प बनने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। और कंडेंसन, जब ये जो वेपर है आपका पानी का, वो जो वाष्प है, जब ये ठंडा होता है, ये क्या हो रहा है, यहाँ गर्म हो, वाष्पन में क्या हो रहा है, गर्म होकर वाष्प बन रहा है ना। इवेपोराइजेशन में क्या होता है, पानी वेपर के रूप में बन रहा है, फिर वेपर से जो ठंडा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन। इंग्लिश में इसको कहेंगे कंडेंसन, संघनन। ठीक है, तो इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये वाटर है, ये वेपर है। वाटर किस में चेंज हुआ? वेपर में। जल किस में चेंज हो रहा है आपका? किस में बदल रहा है? भाप में या वाष्प में, है ना। तो ये जब पानी से वेपर बनता है, मतलब जब जल से वाष्प बनता है, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन अर्थात वाष्पन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, है ना। और जब ये उल्टा होता है, ये वेपर से जब फिर से पानी बनता है, तो इसको वो करने के लिए, वेपर को फिर से पानी बनाने के लिए हमें क्या करना है? वेपर को ठंडा करना है। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे आप? कंडेंसन अर्थात संघनन। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया। वेपोराइजेशन मतलब वाष्पन और कंडेंसेशन संघनन में क्या अंतर है? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को ऑपोजिट में, इवेपोराइजेशन पानी को गर्म किया जाता है और कंडेंसेशन मतलब संघनन में पानी को ठंडा किया जाता है। चलिए, ये था हमारे पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना था वाटर साइकिल। आज मैं आपको बताऊंगी वाटर साइकिल क्या होती है। आज उसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। उसको देखने के बाद आप वाटर साइकिल को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। वाटर साइकिल। वाटर पता है, जल। साइकिल पता है ना, गोल 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 घूमते हैं। तो आज हम देखेंगे जल चक्र। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? जल चक्र। जल चक्र क्या होता है, कैसे होता है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। इस समय मतलब ड्यूरिंग द सनलाइट, दिन के समय जब धूप निकली रहती है ना, तब इवेपोरेशन क्या होती है, वो धूप गर्म होती है, तो उस गर्मी से जब हम कपड़े सुखाते हैं या पानी, जो समुद्र का पानी है, महासागर का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, है ना, ये आसपास का जो पानी है वो क्या होता है, वेपर बनने लगता है। वो गरम गरम होकर एकदम धीरे धीरे, ये बहुत धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस। जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, बहुत बहुत धीरे धीरे होती है। हमारे सामने पानी भाप बन के ऊपर उठ जाता है नदियों का, लेकिन हमें क्या पता चलता है? हमें दिखता है नहीं, है ना। अब तो ये बात हो कि जहां धूप है वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, वहां पे वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प बन रही है, हमें समझ आता है। लेकिन जहां छायादार जगह है, जहां धूप नहीं है, क्या वाष्पीकरण, क्या इवेपोरेशन वहां पे भी होता है? हाँ जी, इसका जवाब है हाँ, होता है। कैसे होता है? जब धूप निकलती है, हमारा वातावरण उस समय गर्म हो जाता है ना। गर्मी में तो हर जगह गर्मी लग रही रहती है,
तो फिर हम तो हवा भी गर्म हो जाती है। तो छायादार जगह में वाष्पीकरण प्रक्रिया इवेपोरेशन कौन करता है? गर्म हवा। कौन करता है? गर्म हवा। द वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन। गर्म हवा इवेपोरेशन के लिए हीट का काम करती है। गर्मी का काम कौन करती है? गर्म हवा। जो जो छायादार जगह है वहां से इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, वाष्पीकरण प्रक्रिया आसानी से भी हो जाती है ना। चलिए अब आते हैं हम कंडेंशन मतलब संघनन प्रक्रिया। संघनन प्रक्रिया मैंने आपको कल समझाया था। इवेपोरेशन के थ्रू वेपर बनता है, मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया के से वाष्प बनते हैं। फिर वो वाष्प क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। जैसे आपको कल याद होगा, हम पानी एक बर्तन में गर्म करते हैं गैस पे, फिर उसको ढक देते हैं थाली से। तो उस थाली के पीछे क्या होता है? जिस जगह से वो ढकी रहती है वो उठा के देखेंगे तो वहां क्या होता है? पानी की बूंदें होती हैं, है ना। वो किस लिए होती है? कंडेंशन मतलब संघनन प्रक्रिया के कारण होती है। अब नेचर में ये प्रक्रिया कैसे होती है, अब हमें इसे जानते हैं। देखिए, ये कंडेंशन का संघनन प्रक्रिया जो है कंडेंशन, इसका बहुत अहम मतलब अहम जगह है हमारे नेचुरल वाटर साइकिल में, मतलब प्राकृतिक जल चक्र में इसका बहुत अहम हिस्सा है कंडेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो पानी वेपर बन के आसमान में चला गया है उसको ठंडा करके फिर ये वापस धरती में लाता है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण कारण जो वाष्प ऊपर जाते हैं तो ये भाप बन के तो ऊपर उड़ने लग जाते हैं। फिर ऊपर जाने के बाद ये कुछ दूरी पर जब हवा ठंडी होने शुरू हो जाती है तो जो कंडेंसन का मतलब संघनन की प्रक्रिया इसमें शुरू हो जाती है। कंडेंसन की प्रक्रिया इसमें शुरू है, मतलब वो पानी ऊपर जब जाने लगता है, मौसम हवा ऊपर जब हमें धीरे धीरे ऊपर जाने पर ठंडा होने लगता है, तब वहां पे क्या प्रक्रिया शुरू हो जाती है? संघनन की प्रक्रिया मतलब कंडेंसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो वेपर बन गए, जो वाष्प बन के पानी ऊपर उड़ा, वो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में वहां पे जमा हो जाता है। उसको हम कहते हैं क्लाउड मतलब बादल। जो बादल हम देखते हैं वो छोटे छोटे बूंदों का संग्रह होता है। वो क्या होता है? छोटी छोटी बूंदों का संग्रह होता है। जिस दिशा में हवा जाती है उस दिशा में वो उड़ता जाता है ना। ये देखा होगा हमने बारिश के समय, कई बार हमने आसमानों में देखा होगा बादल उड़ रहा है, बादल चल रहा है। हम बोलते हैं ना बचपन में, अरे वो देखो बादल उड़ रहा है ना। तो हवा के साथ वो उड़ता रहता है। वो क्या है? जो वाटर वेपर ठंडा हो गया है, जो पानी का वाष्प जो ठंडा हो गया है कंडेंसन की प्रक्रिया के द्वारा, संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जो ठंडा हो गया, वो छोटी छोटी बूंद की आकृतियों में बादल बन गया है ना। तो बादल क्या होते हैं? छोटी छोटी बूंद होते हैं। किसकी? पानी की। क्योंकि जब हम देखते हैं अक्सर जब बारिश होती है तो बूंद के रूप में होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कैसे हम मग में पानी लेते हैं एक साथ तो अपने ऊपर डाल लेते हैं, वो तो नहीं होता। मग या बाल्टी से तो कोई नहीं डालता। वो हमारे ऊपर छोटी छोटी बूंदों के रूप में आती है। कभी तेज आती है, बड़ी बड़ी बूंदों में आती है, कभी छोटी छोटी बूंदों में आती है। अक्सर देखा है ना, बारिश हमेशा बूंदों में ही होती है। ऐसा तो नहीं है एक जगह किसी ने लिया और फिर हमारे ऊपर पूरा डाल दिया, एक साथ धारा आ गई, या झरने वरने में जैसे देखा है, ऐसे तो नहीं होती ना बारिश। छोटी छोटी बूंदों में, कहीं शीशों पे, खिड़की के शीशों पे आती है तो बूंदों में आती है। गाड़ी के शीशों पे भी देखा होगा बूंदों में हमें बारिश आती है, जैसे आपको फोटो में भी दिख रहे हैं, है ना। बारिश कैसे होती है? बूंदों में होती है। तो जब भाप ठंडी हो जाती है, कंडेंसन या संघनन की प्रक्रिया के जब ये ठंडी हो जाती है, छोटी छोटी बूंदों में ये बादल का रूप ले लेती हैं। फिर जब ये जो भारी बूंद होती हैं, पानी की जो बड़ी बड़ी बूंद होती हैं, कुछ छोटी बूंदें होती हैं, सब एक साइज की नहीं होती हैं कुछ। तो जो भारी बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं? वो बारिश बन के गिरने लगती है। वो ठंडी होके गिरने लगती है, जो भारी बूंद होती है। तो उसको हम कहते हैं अरे देखो बारिश हो गई, है ना। कहीं ज्यादा बारिश होती है वहां बाढ़ आ जाती है, कहीं ठीक बारिश होती है वहां अच्छा है, जहां पे कम बारिश हुई वहां उसको हम सूखा कह देते हैं, है ना। ये जो बारिश का पानी होता है वो हमारे कहीं रोड पे गिरता है, कहीं घर पे गिरता है। ले देखिए, ये मतलब जो पूरा बारिश का पानी हो जाके नदियों में ही मिलता है, क्योंकि हमारे जिस तरह का भी पानी है वो हम नदी से ही लेते हैं, फिर नदी में ही उसको छोड़ते हैं। जो हमारा कैसा भी पानी होता है वो कहाँ जाके मिलता है? नदियों में मिलता है। फिर नदियां कहाँ जाके मिलती है? समुन्द्र में मिलती है। तो एक तरह से ये पूरा सर्कल होता है। बारिश के जो पानी होता है वो 80% हमें समुन्द्र से ही मिलता है। तो एक तरह से देखेंगे ओशन और जो धरती की सतह है उससे गर्म हवा या वाष्प के रूप में वो आसमान में जाता है। फिर आसमान से वो क्लाउड का रूप या बादल का रूप लेके बारिश बन के बरसता है, फिर से धरती पे ही बरसता है। और फिर जो धरती पे पानी बरसता है या नदियों पे बरसता है, वो नदियों में मिलके, नदियां कहाँ जाके मिलती है?
समुंदर में। नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? समुंदर में। तो समुंदर का पानी जो बारिश के रूप में हमारे पास आया था, वो फिर नदियों के रूप में समुंदर में वापस जाके फिर मिल जाता है। तो जो हमारे धरती में हमारे पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा पानी का है, वो पानी से ही रहता है, वो कभी कम ज्यादा नहीं रहता है। भले ही हम तो हमने जाना जल चक्र क्या होता है, कैसे होता है ना। आइए एक बार ब्लैक बोर्ड में भी देखते हैं। ये हमारा ये महासागर है, समुद्र है ना, सोर्स ऑफ वाटर इसको कर देते हैं, इसे सोर्स ऑफ वाटर या पानी के स्रोत। ये सागर हो सकते हैं, महासागर हो सकते हैं। इससे ये क्या होते हैं, सूरज की गर्मी में ये पानी क्या हो रहा है, इवेपोराइजेशन होके वेपर बन रहा है। इवेपोराइजेशन होके क्या होता है, ये वेपर बन रहा है। हिंदी वालों के लिए वाष्पन की प्रक्रिया से क्या बन रहा है, ये पानी भाप बन रही है ना। नॉर्मल भाषा में इसे भाप कहते हैं, वाष्प बन रही है। वाष्प होने के बाद ये कंडेंस होता है। ये पानी था, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, ठंडी हवा में ये कंडेंस हो जाता है। मतलब इसमें संघनन की प्रक्रिया होती है। जब ये ठंडा होता है थोड़ा ऊपर जाके इसमें संघनन की प्रक्रिया होती है, मतलब कंडेंसन। फिर उसके बाद ये किसमें बदल जाता है, क्लाउड में। क्लाउड क्या है, छोटी छोटी बूंदे, उस जो पानी है उसकी छोटी छोटी बूंदे हैं, क्लाउड है ना, मतलब बादल। फिर बादल से क्या होती है, बादल जब भारी होने के कारण बादल की बूंदे क्या हो जाती है, किसमें बदल जाती है, बारिश में, रेन में। ये सारा पानी जो ग्राउंड वाटर है, ये जो नदियां हैं, सब किसमें मिलता है, रिवर में। और रिवर से ये फिर रिवर कहाँ जाके, रिवर के पानी देखते हैं ना, हमारी काफी नदियां कहाँ जाके मिलती हैं, सबकी सब समुद्र में ही जाके मिल जाती हैं। तो फिर ये इसमें आके मिल जाता है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक सर्कल बन गया। इस तरीके से ये क्या होगा, एक सर्कल बन गया। इसे कहते हैं जल चक्र। समुद्र का पानी भाप बन के बारिश बनता है, बारिश से फिर वो नदी में मिलता है, नदी का पानी फिर आके समुद्र में मिल जाता है ना। तो इसलिए जो धरती जो पृथ्वी का हिस्सा है ना, 2/3 पानी, पृथ्वी में कितना हिस्से में पानी है, 2/3 में है ना, उसमें पानी मेंटेन रहता है। ये ना कभी घटता है ना बढ़ता है। लेकिन फिर भी हमें कहा जाता है अभी सूखा पड़ गया है, जल का संरक्षण करिए, जल को बचाव करिए। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कम मात्रा में मीठा पानी है। जो समुद्र का पानी बहुत खारा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वो क्या है, मीठा पानी है। हमारे अपने दैनिक जीवन में हम किस पानी का इस्तेमाल करते हैं, मीठे पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्र से हमें वेपर बन के बारिश से मिलती है। और नदियों का जल स्रोत ये सब मीठा पानी है। सागर का जो सबसे बड़ा पानी का जो हमारा हिस्सा है, वो खारे पानी का हिस्सा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें जल बचाना चाहिए ताकि सबको मीठे पानी या स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। जहां सूखा पड़ता है, जहां कम पानी है, अगर ग्राउंड लेवल पानी का जो रहता है, बारिश जहां कहीं ज्यादा होती है, वहां पे ग्राउंड वाटर जो होता है, भूमिगत जल जो होता है, बढ़ जाता है, तो वहां पे बाढ़ आने की वो रहता है, बाढ़ आने का चांस रहता है। जहां बहुत साल, 2-3 साल तक बारिश नहीं, वहां पे ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, गर्मी से सूखा भी पड़ जाते हैं, वहां पे वो ग्राउंड वाटर क्या घट जाता है। तो वहां पे किसकी संभावना हो जाती है, सूखा, है ना। तो कहीं सूखा होता है, कहीं बाढ़ होती है। तो पानी को संरक्षण करके उनको व्यर्थ मतलब मिसयूज करके, उनको हम अगर मिसयूज नहीं करते हैं, तो उस पानी को, स्वच्छ जल को, जहां पे जिनके पास मीठे पानी कम है, उन्हें भी हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जल का संरक्षण करिए। जल संरक्षण करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, ये था वाटर साइकिल। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपके एग्जाम में अगर वाटर साइकिल आता है, तो ये जो मैंने साइकिल यहाँ ड्रॉ किया था, आप उसको भी करेंगे तो 5 नंबर में वो सही है, आपको पूरे 5 नंबर उसमें मिल जाएगा। अगर 10 नंबर की वाटर साइकिल आती है,
तो आपको उसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वाटर साइकिल बना के, जल चक्र बना के आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कुछ बिंदु लिखने पड़ेंगी, है ना। जैसे सनलाइट के समय वो वाटर वेपर होता है, क्या होता है, जो सरफेस पे पड़ती है, कहीं छांव में भी वाटर कैसे गर्म होता है, वार्म वाटर, वार्म एयर। वार्म एयर से क्या होती है, गर्म हवा, जहां छाए, जहां धूप नहीं, जहां धूप है वहां तो वाटर वेपर हो जाता है ना। हमने अभी पढ़ा था ना, वार्म एयर क्या करती है, जहां पे शेडेड एरिया है, जो छांव वाला इलाका है, जहां धूप नहीं पड़ती है, वहां पे वाटर कैसे वेपर होता है, वार्म एयर के थ्रू वेपर होता है। ये क्या करती है, ये हीट का काम करती है। वार्म एयर क्या करती है, हीट का काम करती है, गर्म हवा वाष्पन प्रक्रिया में मदद करती है ना। चलिए अब पढ़ते हैं हम वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा क्या टॉपिक था अभी, वाटर हार्वेस्टिंग। पानी का बचाव कैसे करते हैं, जहां बहुत कम बारिश होती है या जहां मीठे जल के स्रोत नहीं है, वहां पे इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जल संरक्षण। जल कम बारिश होती है, सूखे की ज्यादा आशा रहती है, वहां पे क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, घर जो होते हैं ना, ये घर है, इसकी छत ऐसी होती है जहां पे पानी, ये बारिश का पानी अधिक से अधिक ये इकट्ठा कर सकें। फिर घर के पास उस छत से ये एक पाइप जोड़ते हैं जो मिट्टी के गड्ढे में जाती है, यहाँ पे मिट्टी के अंदर जाती है, एक गड्ढे में ये पानी इकट्ठा होता है। फिर इसको जो उस जगह का जो सबसे बड़ा एक गड्ढा खोद के, या कहते हैं गांव का जो तालाब होता है, उस इलाके में इसको जोड़ा जाता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि बारिश का डायरेक्ट जो पानी आता है हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये छत में जो मिट्टी रहती है, गंदगी रहती है, उससे वो पानी गंदा हो जाता है, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। लेकिन उसको ये क्या करते हैं, नाली से एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं। ये नेचुरल फिल्ट्राइजेशन का काम करता है, ये नेचुरली इस पानी को छान देता है। जो उसमें गंदगी है, छोटे छोटे कण है जिसे हम पी नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है, ये मिट्टी क्या करती है, इस पानी से जो पाइप से जो पानी आता है उसको छान देती है। फिर ग्राउंड वाटर भी का लेवल यहाँ इस जगह सही रहता है, और ये पानी इकट्ठा करके ये गांव के जो सरोवर होते हैं, तालाब होते हैं, वहां पे सब लोग इकट्ठा करते हैं, जिसे ये अपने डेली इस्तेमाल में, डेली के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। या आम जगहों पे ये भी होता है, जो पूरे गांव या इलाकों का जो बारिश का पानी रहता है, हर जगह सड़क रहती है ना, सड़क के किनारों में इन्हें इकट्ठा किया जाता है। फिर इकट्ठा होकर ये गांव के सरोवर या तालाब में जाता है। ठीक है, इसे नॉर्मल भाषा में जल का बचाव कहते हैं। ये वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जल संरक्षण क्या है, एक जल बचाव की तरीका है। ठीक है, चलिए इस टॉपिक के बाद आपका ये अध्याय जो है, वाटर टॉपिक है या वाटर साइकिल, पूरा हो गया है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़े थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें आप एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने महत्वपूर्ण बिंदुएं पढ़ी हैं उसको अब हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने उसमें क्या पढ़ा, वेपर, इवेपोराइजेशन, कंडेंसन मतलब वाष्पन और संघनन, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जल चक्र, वाटर साइकिल, ये कैसे होता है, धूप की गर्मी से समुद्र का पानी 80% हमारा, याद रखिएगा इतना कि जब वाटर साइकिल होता है तो समुद्र का हिस्सा उसमें कितना होता है, कम से कम लगभग 80% उस बारिश में समुद्र का पानी ही होता है। ठीक है, जहां शेडेड एरिया वहां पे क्या होता है, गर्म हवा इवेपोराइजेशन करती है, गर्म हवा हमें इवेपोराइजेशन में मदद करती है। मतलब वाष्पन में जहां धूप नहीं है वहां पे गर्म हवा हमारी मदद करती है वाष्पन प्रक्रिया में, ताकि पानी का भाप बन सके। ये बहुत धीमा प्रोसेस है, पता ही है, बहुत धीमा है, और ये रेगुलर प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है।
हवा में हमेशा हमें नमी मिलती ही है, पानी मिलता ही है। फिर उसके बाद वाटर साइकिल, फिर वो पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है तो एक सतह पे जाके वो ठंडा हो जाता है, जिसे हम उस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसन, संघनन। फिर वो बादल का रूप लेते हैं, फिर बारिश बन के फिर वो बरसते हैं, धरती की सतह पे आते हैं, फिर धरती की सतह से नदियों में मिलते हैं, झरनों का रूप लेते हैं, और फिर वो पानी अंत में जाके समुद्र में ही मिलता है। ये थी हमारी वाटर साइकिल, मतलब नेचुरल जल चक्र, प्राकृतिक जल चक्र था ये। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सूखा कहाँ होता है, जहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो जाता है, भूमिगत जल बहुत कम हो जाता है, वहां पे पड़ते हैं सूखे, 2-3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग इस पानी तो इस्तेमाल करते ही है, तो कम होता जाता है। अच्छा पानी, स्वच्छ पानी बहुत कम हो जाता है, इस्तेमाल के लिए नहीं रहता है। खेती में भी हमें स्वच्छ पानी चाहिए, हर जगह हमें स्वच्छ पानी ही चाहिए। बाढ़ कहाँ आती है, जहाँ ग्राउंड बारिश ज्यादा होती है, ग्राउंड का वो जो वाटर लेवल है, भूमिगत जल है, उसका लेवल भी बहुत ऊपर होता है, वहां पे बाढ़ की स्थिति हो जाती है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमको वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी, जल का बचाव कैसे करना चाहिए। ज्यादातर उन इलाकों में किया जाता है जहां बारिश कम होती है, जहां सूखे ज्यादा पड़ते हैं, सूखे पड़ने की संभावना होती है, वहां पे लोग इसी टाइप के घर बना के, इसी तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा भी की जाती है और पानी को बचाव किया जाता है। तो चलिए, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल का संरक्षण करिए।